मुंबई के एक पुलिस थाने में एक दिन रात को अचानक से एक आदमी फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वो आदमी कहता है कि साहब यहाँ पे जल्दी से आ जाइए, एक पुलिस वाले की लाश पड़ी हुई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब पुलिस वाले जब दूसरे पुलिस वाले के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान होते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि मामला उनके डिपार्टमेंट का था, मामला उनके विभाग का था। तो पुलिस वाले फौरन हरकत में आते हैं, भाग के उस जगह पे जाते हैं और उस पुलिस वाले की लाश को कब्जे में लेते हैं और तरह तरह से जांच पड़ताल करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन सारी पूछताछ, सारी जांच पड़ताल में जो चीज़ निकल के सामने आई वो चीज़ यही थी कि इस आदमी का, इस पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो गया है, कोई कार इसे कुचल दी है और इसी वजह से इस पुलिस वाले की मौत हो गई है। अब मामला एक्सीडेंट का था, पुलिस वाले फाइलों में बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब पुलिस वालों पर प्रेशर पड़ता है और इस मामले की फिर से जांच करते हैं तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा वाकया, एक ऐसा हादसा निकल के सामने आता है और इस हादसे में, इस वाकये में बदला लेने की जो प्रकृति नजर आती है कि एक आदमी बदला लेने के लिए क्या कुछ कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, किस तरह से साजिश कर सकता है। ये चीज़ आज भी जब लोग सुनते हैं, खासकर उस पुलिस वाले के बारे में वहाँ के लोग जब सर्च करते हैं, जब पता करते हैं, तो जब भी जानते हैं, जब भी पढ़ते हैं और आगे जब आप पूरे वीडियो में सुनेंगे तो बदला लेने की ऐसी तरीके के बारे में आपको पता चलेगा। एक जय हिंद दिमाग पुलिस वाले ने कैसे एक जय हिंद दिमाग पुलिस वाले का कत्ल किया, ये जानने के बाद, ये सुनने के बाद आपको भी शायद यकीन नहीं होगा कि कोई आदमी इतने सातिर तरीके से कैसे कत्ल कर सकता है, करवा सकता है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस पूरी घटना को जब आप पूरी तरह सुनेंगे, लास्ट तक देखेंगे इस पूरे वीडियो को, तो आपको एक आदमी बदला लेने के लिए कितना आगे बढ़ सकता है, किस तरह से सोच सकता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे दांव पे लगा सकता है, क्या क्या प्लान कर सकता है, ये सारी चीज़ें इतने अजीब तरीके से आपको मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि जो चीज़ें हम फिल्मों में देखते हैं, जो चीज़ें हम सीरियल्स में देखते हैं, वो चीज़ें हमारे रियल लाइफ में भी हो रही हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कोई कमेंट, एक कोई सुझाव, एक कोई सजेशन दे दीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वीडियो में एक लाइव चैट का ऑप्शन होता है। कमेंट और लाइव चैट अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एक लाइव चैट का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे कमेंट करेंगे तो कमेंट मैं दूसरी आईडी से पढ़ता हूँ, तुरंत रिप्लाई देता हूँ। एक दूसरे से लोग बात भी करते हैं, तो शायद अगर आप इन चीज़ों से अनजान हैं तो आप भी इस चीज़ में शामिल होइए। कई लोग एक दूसरे से बात करते हैं, आप भी उसमें आइए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। कहानी मुंबई की है। कहानी पिछली साल 15 अगस्त की है, जब पूरा देश भारत की आज़ादी का महोत्सव मना रहा था। उसी रात को मुंबई के कोरला थाने में कोरला थाने में फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि साहब, यहाँ पे एक पुलिस वाले की लाश पड़ी हुई है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब चूंकि मामला विभाग का था, मामला पुलिस डिपार्टमेंट का था, तो ये पुलिस वाले घबरा जाते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो चीज़ें होती हैं अपने आप में कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग बना देती हैं। तो अब पुलिस वाले मौके पे भाग के उस स्पॉट पे, उस जगह पे जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं, एक दो लोग खड़े थे, मामला सुनसान था। पुलिस वाले उस बॉडी को देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन सारी जांच में, सारी पड़ताल में जो चीज़ निकल के सामने आ रही थी वो चीज़ बस यही थी कि इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। कोई कार थी जिससे इसकी टक्कर हुई, उसी टक्कर में इसकी मौत हो गई। अब चूंकि मामला एक्सीडेंट का था तो पुलिस आगे कोई कार्रवाई कर भी नहीं सकती थी और एक्सीडेंट में ना कोई केस ऐसा भारी बना सकते हैं, ना ही कोई बहुत बड़ी सज़ा होती है। तो पुलिस वाले भी उस आदमी के बारे में पता करने लगते हैं कि ये पुलिस वाला कौन है। बाकी जो प्राथमिक रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को बनाते हैं कि इस आदमी का, इस पुलिस वाले का एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटना बस ही इस आदमी की मौत हुई है, कोई साजिश नहीं है, कोई कत्ल नहीं है और मामला छोटा सा है। अब पुलिस वाले जो कोरला थाने के पुलिस वाले थे, इस पुलिस वाले के बारे में जिसकी लाश मिली हुई थी, जब इसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि इसका नाम शिवाजी है और ये मुंबई पुलिस में नेहरू नगर थाना जो लगता है वहाँ पे हेड कांस्टेबल है और ये रहने वाला पुणे का है। ये अपनी ड्यूटी पूरी करके नेहरू नगर से पुणे जा रहा था, ट्रेन से उतरा था, अभी बस पकड़ता, बस से पुणे जाता। अब इसके बाद इसके घर वालों के बारे में पता करते हैं। पता करने के बाद घर वालों को फ़ोन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपके घर के जो शिवाजी हैं उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। घर वाले तुरंत परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं और घबराने के बाद भाग के
जो कोरला थाना है कुछ देर बाद वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जब अपने पति की लाश शिवाजी की पत्नी देखती है और उसका साला भी देखता है तो ये सीधा सीधा कहते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। अब इसके बाद जब घर वाले कहते हैं कि ये मर्डर है, इधर बड़े से बड़े पुलिस वाले इस मामले की जांच कर चुके थे, उन्हें एक्सीडेंट ही मिलता है। तो ये लोग समझाते हैं कि भाभी जी आप परेशान मत होइए, आप घबरा रही हैं इसलिए ऐसा बोल रही हैं, हमने जांच की है, हमने पड़ताल की है, ये जो मामला है एक्सीडेंट का है, इसमें मर्डर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन घर वाले जिद पे अड़ जाते हैं, कहते हैं कि ये मामला जो है ये एक्सीडेंट का नहीं है, ये मामला मर्डर का है। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये कहाँ फंस गए, क्योंकि मामला उनके डिपार्टमेंट का था, थोड़ा सा पोलाइट पेश भी आ रहे थे। अब पूरी जांच में, पूरी पड़ताल में, पूरी छानबीन में जब मामला एक्सीडेंट का निकला तो ये मर्डर कैसे हो सकता है? शायद भाभी जी को कोई गलतफहमी हुई या फिर उनके साले साहब को कोई गलतफहमी हुई। पुलिस वाले अपने अपने तरीके से उस महिला को और उस महिला के भाई को समझाते हैं, लेकिन ये जो दोनों थे ये जिद पे अड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो मामला है ये मर्डर का है। इधर पुलिस वाले उस महिला को, उसके भाई को समझा ही रहे थे कि इतनी ही देर में दूसरा फोन आता है। दूसरा फोन करने वाला कहता है कि साहब यहाँ पे एक जली हुई कार मिली है। अब एक्सीडेंट से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर पे एक जली कार मिलना अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा था। पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो, अगर दोनों मामले एक दूसरे से लिंक होते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला मर्डर की तरफ जा सकता है। अब पुलिस वाले जब उस जली कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कार एक नैनो कार है। अब एक जली नैनो कार, उसके थोड़ी दूर पहले 5-6 किलोमीटर पहले एक पुलिस वाले की लाश। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है। अब पुलिस वाले जब शिवाजी की वाइफ और शिवाजी के साले से पूछते हैं कि आपको किसी पे शक है, किसी पे डाउट है, तो दोनों एक सुर में एक साथ उत्तर देते हैं और एक ही नाम लेते हैं। वो नाम था शीतल का। अब पुलिस वाले जब शीतल के बारे में पता करते हैं, शीतल की कुंडली खंगालते हैं और इन दोनों से भी पूछते हैं कि शीतल कौन है, आपको इस पर डाउट क्या है और डाउट क्यों है, डाउट की वजह क्या है। तो जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी कुछ यूँ थी कि शीतल जो थी वो शिवाजी के साथ इसी नेहरू नगर थाने में साल 2019 में काम करती थी। शिवाजी हेड कांस्टेबल थे और जो शीतल थी वो कांस्टेबल थी। दोनों में नज़दीकियाँ थी, धीरे धीरे नज़दीकी रिलेशन में बदल गई और रिलेशन धीरे धीरे प्यार में बदल गया। दोनों घर वालों से छुप के रिश्ता चला रहे थे। अब जो चीज़ चोरी से होगी, जो चीज़ छुप के होगी, उस चीज़ की ज़्यादा उम्र लंबी नहीं होती। और ठीक ऐसा ही होता है इनके रिश्ते के साथ। समय जब बीतता जाता है तो शिवाजी और शीतल में तकरार होने लगती है, धीरे धीरे मतभेद होने लगता है, मतभेद धीरे धीरे झगड़े में बदल जाता है। और ऐसे ही जब झगड़ा तेज हो जाता है तो जो शीतल है वो शिवाजी के खिलाफ 2 अलग अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब जब रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो यहाँ के जो कोरला थाने वाले थे वो जाके चेक करते हैं कि रिपोर्ट किस चीज़ की थी। तो पता चलता है ये रिपोर्ट छेड़खानी की थी, अटेम्प्ट टू रेप की थी। अब इसके बाद पुलिस वाले शीतल की कुंडली जब खंगालते हैं और इसके बारे में पता करते हैं किसने ये काम अगर करवाया है तो क्यों करवाया है, और अपने सोर्सेस से जब चेक करते हैं तो जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली। और कोई बदला लेने के लिए इतना आगे बढ़ सकता है, इतना कुछ कर सकता है, इससे पहले तक कोई ऐसी नज़ीर मेरी जानकारी में मिली नहीं थी। दरअसल जो शीतल थी जब ये 2 FIR करवा देती है शिवाजी के खिलाफ, उसके बाद भी शिवाजी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि मामला शायद फर्जी था। तो शीतल बदला लेने के लिए, शिवाजी को रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह से दिमाग लगाने लगती है। और इसी दिमाग में ही एक दिन जब इंस्टाग्राम चला रही थी तो उसे एक बस ड्राइवर धनराज जाधव मिलता है। अब धनराज जाधव को जब ये देखती है तो इसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और इसके आइडिया के तहत ही ये धनराज जाधव को मैसेज करती है। मैसेज धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। इसकी साइड से तो प्यार नहीं था, लेकिन धनराज जाधव जो था वो एक बस ड्राइवर था, उसे एक पुलिस वाली मैसेज कर रही है, बातचीत कर रही है, तो धीरे धीरे आकर्षित होता है। आकर्षित होने के बाद शादी का ऑफर दे देता है। अब शीतल भी इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही वो शादी का ऑफर देता है शीतल उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद 1-2 दिन बाद ही जो शीतल थी ये सारा वाकया कि शिवाजी ने उसका क्या क्या बिगाड़ा है, शिवाजी से कितनी नफरत करती है, ये सारी चीज़ें धनराज को बताती है, धनराज जाधव को। और बताने के बाद कहती है कि अगर तुम बस ड्राइवर हो, तुम अपनी बस से उसको उड़ा दोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई डाउट नहीं आएगा। अब इसके बाद धनराज यादव को जब ये चीज़ वो बोलती है तो धनराज यादव की हवा खराब कि एक लड़की जिससे प्यार के चक्कर में पड़ गया, मैंने उससे शादी कर ली, उस शादी के तीसरे ही दिन मुझे मर्डर करने को कह रही, मुझसे मर्डर करवाना चाह रही है। अब धनराज यादव के पास 2 बातें थी।
अगर वो मना कर देता तो ये पुलिस वाली थी, किसी भी मामले में उसको फंसा सकती थी, और अगर वो मर्डर कर देता तो मर्डर के केस में वो जेल चला जाता। दोनों ही केस में उसका जेल जाना फिक्स था। इस वजह से ही जैसे शादी के एक आध हफ्ते बीते थे, धनराज जाधव बिना किसी को कुछ बताए अचानक से वहाँ से तमिलनाडु भाग जाता है। माफ़ कीजिएगा, किसी कारण से मुझे ऑफिस से तुरंत घर पे आना पड़ा है और बाकी की वीडियो इसी रूम से बनाऊंगा। तो जब धर्मेंद्र यादव भाग जाता है और शीतल को पता था कि अभी लौट के आने वाला नहीं, आसपास के मोहल्लों में इसकी बदनामी भी होती है। शुरू में ये कुछ दिन तक बताती है कि धर्मेंद्र बस लेके कहीं गया है, ये बाद में आ जाएगा, कहीं काम मिला था वहां गया, लेकिन खुद तो ये जान ही रही थी कि धर्मेंद्र जो है इसे धोखा देके भाग चुका है, वो लौट के आने वाला है नहीं। अब इसे बदला भी लेना था, धर्मेंद्र के आने का कोई चांस भी नहीं था, इसीलिए इसने एक दूसरे रास्ते को अपनाने का सोचा। और इसी क्रम में इसके ही इलाके का, इसके ही मोहल्ले का, जिस कॉलोनी में ये रहती थी, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका एक बेटा था विशाल जाधव। 18 साल उसकी उम्र थी, मैच्योर हो चुका था, बालिग हो चुका था, शादी कर सकता था। तो उसको ये अपने प्यार के जाल में फंसाती है, और फंसाने के बाद जब विशाल फंस जाता है, इसके प्यार में पागल हो जाता है, तो ये विशाल को अपने ऊपर बीते सारी बातों को बताती है और कहती है कि कैसे उसके साथ जो शिवाजी था उसने कैसे गलत किया, कैसे उसको धोखा दिया और उसको कैसे बदला लेना है। अब विशाल की उम्र भले ही 18 साल थी, लेकिन 18 साल में उतना दिमाग, उतनी सारी चीजें थी नहीं। विशाल इसके जाल में फंस जाता है और फंसने के बाद इसके हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है कि ठीक है, मैं बदला लूंगा, तुम्हारी तरफ से उसको मारूंगा, उसको रास्ते से हटा दूंगा। अब विशाल जो कि प्यार में पूरी तरह पागल था इसके, शीतल के, शिवाजी को मारने के लिए तरह तरह से सोचने लगता है कि कैसे मारा जाए, क्या किया जाए। इसकी वजह से ही वो अपने एक दोस्त से, गणेश काम के सिलसिले में तेलंगाना से मुंबई आया था, उससे डिस्कस करता है, उससे संपर्क करता है और कहता है कि एक मर्डर करना है, और अगर हम मार देते हैं और मर्डर कर देते हैं, और मर्डर भी ऐसा करना है, क्योंकि शीतल ने भी उससे कहा था कि मर्डर ऐसे करना है कि मर्डर ना लगे, एक्सीडेंट लगे। अब ये और गणेश प्लान बनाते हैं। शीतल ने 70,000 रुपए दिए थे मर्डर करने के लिए। गणेश और विशाल प्लान बनाने के साथ साथ जो शिवाजी था उसके डेली रूटीन पे नजर रखने लगते हैं, और जो डेली रूटीन निकल के सामने आया, वो डेली रूटीन कुछ यूं था कि सुबह सुबह जो शिवाजी था वो पुणे से पनवेल बस से आता था, पनवेल से कुर्ला ट्रेन से जाता था, और वहां से कुछ टैक्सी करके, कुछ पैदल चल के अपने नेहरू नगर थाने में जाता था, वहां पे ड्यूटी देता था। अब इसी क्रम में जब ये लौटता था तो नेहरू नगर थाने से पैदल या टेम्पू से या रिक्शे से कुर्ला रेलवे स्टेशन आता था, और वहां से पैदल ही जो पनवेल का बस स्टैंड है वहां तक ही पैदल जाता था, और वहां से फिर पुणे आता था। और इसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए जो एक क्रम था, इन्होंने चुना कोरला से पनवेल बस स्टैंड के बीच का जो पैदल वाला सफर, क्योंकि विशाल और गणेश को पता था कि जो शिवाजी है रात को पैदल आएगा, और पैदल रात में आने के समय कुछ ऐसा हुआ होगा कि सुनसान होगा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो इस समय हम मर्डर को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन मर्डर करने के लिए अब गाड़ी की जरूरत थी, पैसे ज्यादा थे नहीं, तो गाड़ी कहाँ से आए? तो जो 70,000 रुपए मिले थे उसी में से कुछ पैसों पे एक सेकंड हैंड नैनो कार खरीदते हैं ये लोग। नैनो कार लेते हैं, प्लान के मुताबिक 15 अगस्त का दिन चुनते हैं, और उसी दिन जब ये शिवाजी रास्ते से लौट रहा था, पैदल ही था, ये तेज रफ्तार में नैनो कार लेके आते हैं, और नैनो कार लेके खूब तेज से भगाते हुए लगभग 100 की स्पीड में जो शिवाजी था उसे ठोक देते हैं। अब ठोकने के बाद 100 की स्पीड में जब शिवाजी से कार टकराती है तो शिवाजी के चिथड़े उड़ जाते हैं, वो हवा में उछलता है और गिर के उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब शुरू में जब लोग देखते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो जो शिवाजी की लाश थी वो इस तरह से लग रही थी कि जैसे एक्सीडेंट हुआ हो, ये सारी चीजें हुई, कहीं से भी मर्डर लग भी नहीं रहा था। और यही शीतल का, विशाल का और गणेश का प्लान भी था। लेकिन इन्होंने गलती कर दी। ये चूंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल थे नहीं, तो इन्हें लगा कि हो ना हो कहीं से ये नैनो, ये सारी चीजें फंस जाए। इस वजह से कुछ दूर जाते ही इन्होंने नैनो कार में आग लगा दी, और यही आग जब इन्होंने लगाई तो पुलिस वालों को शक इस कार पे गया। इन्होंने, जो पुलिस वाले थे, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो सीसीटीवी कैमरे में भी एक जगह पे ये कार जो शिवाजी हैं उनको ठोकते हुए नजर भी आती है, और शिवाजी की सारी मूवमेंट्स भी उस कार में रिकॉर्ड होती है, उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होती है। और उस कैमरे में ही
उस नैनो कार में विशाल और गणेश बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं। अब इसी के साथ इस पूरे मामले का जब खुलासा होता है तो जिसने भी इस मामले को सुना, जिसने भी इस मामले को जाना, वो पूरी तरह हैरान हो गया कि कोई बदला लेने के लिए दो दो शादी कर लेता है, एक आदमी को मर्डर वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है, उसे भड़काता है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है और इस तरह से इस तरीके से मर्डर करवाता है कि मर्डर भी मर्डर ना लगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले एक मेरे भाई हैं मोहम्मद सारिक कादरी, ये कई दिन पहले, जहाँ तक मुझे याद है 15-20 दिन पहले, इन्होंने कहा था कि भाई आप मेरे वीडियो में, मतलब अपने वीडियो में मेरा नाम ले लेना। मैंने इनसे वहाँ पे कहा कि मैं नाम ले लूँगा, उसके बाद मैं भूल गया। उसके बाद कल इन्होंने वीडियो पे कमेंट किया और काफ़ी नाराज़गी जताई। तो आपकी नाराज़गी के लिए एक शायरी के रूप में मैं उत्तर देना चाहूँगा कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं, ये राहें ये मुश्किल इनसे कैसा डरना है, मंजिल मुश्किल लगे तो छोड़ी थोड़ी जाती है। इसी के साथ सारिक भाई नाराज मत होइएगा, थोड़ा काम हो जाता, थोड़ी व्यस्तता हो जाती है, इधर से उधर भागना पड़ जाता है, तो कभी कभार भूल जाता हूँ, ये सारी गलती हो जाती है, उसके लिए माफ़ी भी मांग रहा हूँ। लेकिन आप नाराज मत होइएगा, और आपकी नाराज़गी जो थी बड़ी मासूमियत भरी थी, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी की गुजारिश करूंगा। उम्मीद है आप माफ़ करेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।